हैं, पहले भी दोस्ती थे। इरफानुर रहमान, ज़रा हाथ खड़ा करके थोड़ा सा बता दीजिए। इरफानुर रहमान मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। मैं इनसे कभी कभी बुला के वॉक पे मैं भी मशवरे करता हूँ, और बड़े असर्टिव, बड़े ठोस नौजवान हैं। और इनको 27 साल हो गए, 27 साल हो गए इनको नशे की खूंखार वादी से निकले हुए। और उसके बाद इन्होंने बहुत डाइवर्सिफाई भी किया, बहुत कारनामे, कारोबार, फैमिली को रेज़ किया, बच्चों को पाला पोसा। और आज इनकी बेटी भी साथ आई है। ये उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं थी जब ये सारे काम हो रहे थे इरफानुर रहमान साहब की ज़िंदगी में। तो बेटी ज़रा हाथ खड़े करके ज़रा वो भी बता दें कि वो कहाँ पे। बेटी बताएंगी सिर्फ इतना कि उनके अब्बा कैसे हैं, इसलिए उनको बुलाया। इनकी बेगम साहबा साथ नहीं हैं, तो बेगम साहबा होती तो हम उनसे भी ज़रूर पूछते कि मियाँ कैसे हैं आपके। और एक बात इन्होंने मुझे कह के हैरान कर दिया, जो शायद गिला है या शिकवा है, कि मैंने कहा जब आपको के मेडालियन देंगे, तो इन्होंने कहा कि देना सी तो फिर पहले देना सी, शुरू के 10 सालों के जरूरत महसूस होती सी, तो उदों नहीं दिता, तो फिर हुण मैं नहीं लेना। तो मैंने थोड़ा कायल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी खुशी में अपनी खुशी को शामिल समझा। मैंने कहा अच्छा फिर हम आपको बुके पेश कर देंगे। तो मैंने वैसे इनको बताया कि आपने जितने भी कारनामे अंजाम दिए हैं इस दुनिया में, नशा छोड़ना और सीधे रास्ते पे चलना उससे सबसे बड़ा कारनामा है। बहुत वसी हल्का है इनका, और अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाते हैं, असरअंदाज होने का फ़न जानते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। जो NA मीटिंग्स है लाहौर में, जिनका हम यहाँ बहुत जिक्र करते रहते हैं, और NA मीटिंग के रूहे रुआं हैं। और मेरा ख्याल है जहाँ आपका कारोबार है करीब ही कहीं NA मीटिंग भी आपने स्टार्ट की थी वादत रोड पे। और आप NA मीटिंग के बारे में भी आप ही ज़्यादा बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। इरफानुर रहमान का ट्रीटमेंट हुआ था, एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ था। बहुत ब्लंट थे, काफ़ी मुश्किल होती थी, हवा से लड़ाइयाँ करते थे। इनकी एडिक्शन बड़ी सख्त थी, हत्ता कि नशा छोड़ने के 2.5 साल बाद भी इनकी आंखों से पानी निकलता था। जब ये मरी क्लिनिक में मरीज़ों की मदद करने के लिए वहाँ तैनात थे, तो मैंने देखा कि बात करते करते इनकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता था, और बड़ी अजियत महसूस करते थे नशे के बगैर, बहुत क्रेविंग्स महसूस करते थे, और मुतालिया करते थे, मदद हासिल करते थे। दुनिया में ये उस वक्त बड़े ख़त लिखा करते थे एडिक्ट्स को, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये एड्रेस ढूंढ लेते थे एडिक्ट्स के, जिन्होंने नशा छोड़ा हुआ है, तो उनको फिर एक चिट्ठी डाल देते थे, फिर उनके जवाब आते थे, फिर ये उनको जवाब देते थे। तो ये मैंने करते बहुत इनको देखा। मेरे साथ भी बड़ी लड़ाइयाँ इनकी, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई चलती रहती थी। और एक दफ़ा इन्होंने, आपको पता है किताबें वगैरह पढ़ने का तो मुझे शौक़ है, तो मैं किताबें बहुत पढ़ता था, और मेरे पेशेंट्स को भी पता है कि मैं किताबें पढ़ता हूँ या पढ़ने लिखने का शौकीन हूँ। तो एक दफ़ा ये कहते हैं, कहता है किसे खोते थे जिन्नियां मर्जी किताबा रख दो। आपको याद है ये बात? कहते किसे खोते थे जिन्नियां मर्जी किताबा रख दो, कोई फर्क नहीं। अच्छा, ये मैं इसे सेंस ऑफ ह्यूमर में लेता हूँ, क्योंकि आपने भी ऐसी बड़ी बातें सुनी हुई हैं अपने बच्चों की, और मैं भी सुनता हूँ, और मुझे पता होता है कि ये बंदा जो है ये ऐसा नहीं रहेगा, मेरे विजन के मुताबिक, मेरे ख्वाब के मुताबिक ये बदलता रहेगा। और आगाज़ में ऐसा अक्सर करते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं, और फिर उसके बाद मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। शुरू में भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन गुस्सा इनको होता है, नशे पे निकालते हैं हम पर। असल में अपनी बेबसी पे गुस्सा होता है कि मैं नशा क्यों नहीं छोड़ पाता, और उस बेबसी में इनको समझ नहीं लगती कि किसको मुक्का मारे।
और कभी कभी अपने माँ बाप को भी बुरा भला कहते हैं, कभी हमें भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन इससे हमें बड़ा फ़ायदा होता है, हमारी अपनी इज़्ज़त नफ्स बेहतर होती चली जाती है और हमें समझ आ जाती है कि सही और गलत में फ़र्क क्या है। और फिर हर रोज़ कोई ना कोई पैगाम ऐसा भी आता है कि जिससे हमारे दिन की थकन दूर हो जाती है। पेरेंट्स को भी हमने पेंटागन अवार्ड देने आज हमने जिनको मुंतखब किया है वो अताए अजीज़ के फादर हमायूं साहब और उनकी बेगम साहबा है, अजवद साहब के पेरेंट्स, और अजवद साहब के पेरेंट्स वहाँ बैठे हैं। उनकी वालदा हैं रमला सहराई उनका नाम है, वालिद साहब का नाम मेरे ज़हन से उतर गया, अगर आप भी बताएं। जी, सैफ न्याजी। सैफ न्याजी। तो दो फैमिलीज़ हैं। आपको बताया था कि हम प्रोफेशनल्स को और अपने स्टाफ को, अपने मैनेजर्स को भी अनकरीब अवार्ड देने शुरू करेंगे ताकि उनके अंदर भी खिदमत का जज्बा और ज़्यादा उजागर हो। तो इरफानुर रहमान साहब तशरीफ़ ले आएँ और इरफानुर रहमान साहब अपनी स्टोरी भी शेयर करेंगे और काफ़ी लंबी बातचीत होगी, कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे तजर्बात भी अपने बताएंगे। आइए इरफानुर रहमान बातचीत करेंगे और आप कोई सवाल करना चाहते हो तो किसी मुनासिब मौके पे बीच में आप इंटरप्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर आ जाएं, इस जगह आके तो बातचीत करना शुरू करें। ये मैंने दिया। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिया ही नहीं, ये तो आप इसको पकड़ के बातचीत करें। कुछ डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में बता दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करता। और आपके चैलेंजेस की बात करते हैं। हम इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा ख्याल है ये सब एक जैसे चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं और शायद कुछ और भी चैलेंजेस आपको दरपेश हों जो यूनिक हों, लेकिन एटलीस्ट एक चैलेंज हमारा कॉमन है। कोई कुछ अर्सा पहले उससे गुज़रा है, कोई अभी गुज़र रहा है, और ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक आपको इन चैलेंजेस को फेस करना है और इनके हल के लिए कोशिश करनी है और कब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजना है। इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। मैं भी कोई 30 साल पहले आपको ले चलता हूँ, जब लाहौर भी ऐसा नहीं था, दुनिया भी ऐसी नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी ऐसी नहीं थी, लेकिन एडिक्शन ऐसी ही थी। नशे का मर्ज़ तब भी इतना ही मुहलिक, तब भी इतना ही तकलीफ़ दे पेशेंट के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी और उसकी सोसाइटी के लिए भी। तो इसमें तखसीस नहीं है वक्त की भी, जगह की भी और तबके की भी। अमेरिका में या चीचों की मलिया में एडिक्ट्स और उसकी फैमिली एक जैसे हालात का शिकार होते हैं, एक जैसे मसाइल को फेस कर रहे होते हैं और एक जैसी भट्टी से गुज़र रहे होते हैं। तो 30 साल पहले, मैं 90s की बात करूंगा कि 90 में मेरी मुलाकात अपने पेरेंट्स के तवस्सुत से डॉक्टर सदाकत साहब से हुई और ये एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है मेरे लिए कि उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और 90 में डॉक्टर साहब, मैं एडमिट ही था तो हमें पता चला कि डॉक्टर साहब को अमेरिका में एजाज़ी शहरियत या ऑनररी सिटीज़नशिप
दी गई है और इनको वहाँ पे अमेरिका में किसी साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी ने भी एक एजाज़ी डिग्री दी है। तो तब एहसास नहीं था कि ये कितनी बड़ी शख्सियत हैं और आज 30 साल के अरसे में मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे और दुनिया में अमूमी तौर पे एडिक्शन का इलाज जहाँ पे भी हो रहा है या बहाली का काम जहाँ पे भी हो रहा है, उसका सिरा किसी ना किसी तरह आके डॉक्टर सदाकत से मिलता है। वो जैसे दुनिया में कहीं पे भी दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो आपको पता है ना कि कहाँ पे उसका खुरा निकलता है, खुरा पाकिस्तान में निकलता है। तो वो बहाली और सेहतयाबी का अमल पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे जिस जिस जगह पे हो रहा है, जिस हस्पताल में हो रहा है, जिस इदारे में हो रहा है, उसका सिरा और उसका सेहरा वो डॉक्टर सदाकत साहब के सर आके बनता है। तो 90 में जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, मैं एक एग्रेसिव और मुश्किल इंसान था। शायद यहाँ पे और भी मेरे भाई मुश्किल भाई बैठे होंगे यकीनन। मोस्टली तो ड्रग एडिक्ट्स मुश्किल ही होते हैं, आसान तो होते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ ज़रा ज़्यादा ही होते हैं। तो आई वॉज़ वन ऑफ देम और मुझे अपनी जो बीमारी है उसके बारे में बहुत डेस्परेशन थी। मैं काफ़ी कोशिशें अपने तौर पे कर चुका था और हर हरबा आजमा चुका था। जितना मैं अफलातून था वो सारे मैंने अपने आजमा लिए थे, अफलातूनी अपनी सारी आजमा ली थी। तो बस ना कहीं जाए मानदन ना पाए रफ्तन, कहीं पे कोई अमान नहीं मिल रही थी। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब के ये जो आज आप जिस तरह से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, मैं ये 30 साल पहले कर चुका हूँ और ये बड़ा गोल्डन पीरियड था। अभी भी मुझे नहीं पता ये कौन सा प्लैटिनम पीरियड है या सिल्वर पीरियड है। बहरहाल मेरा एक गोल्डन पीरियड था जब मैं इनके साथ वाबस्ता था और शब रोज़ इनके साथ गुज़रते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6-7 साल इनके बहुत करीब रहने का मौका मिला। तो उस ज़माने में डेली हमारे 3 सेशंस होते थे और उस दौरान रमज़ान भी आ गया। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब इतने कमिटेड थे, इतने डिवोटेड थे कि ये एक सहरी के बाद सेशन किया करते थे, सहरी के फ़ौरन बाद। फिर एक आफ्टरनून में सेशन होता था, फिर एक इवनिंग में सेशन होता था। तो इस तरह से हमें बहुत मौका मिलता था इनसे सीखने का और इनके साथ बहस करने का। मैं काफ़ी इनके साथ बहस मुबाहसे में, मेरा मकसद वैसे ये होता था कि मैं इनको क्रिटिसाइज़ करूं उस वक्त, और ये बहरहाल बड़ी खंदा पेशानी से मेरी तनकीद को हैंडल करते थे या टैकल करते थे। तो बहरहाल वो वक्त गुज़रता गया। मैं 3-4 दफ़ा आया गया, हस्पताल में गया और फिर दोबारा से शुरू कर दिया, फिर वापस आया और फिर दोबारा से शुरू कर दिया। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान डॉक्टर साहब के साथ एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड हो गया, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई जो जिसका मेरे ख्याल में सेहरा इनके सारी जाता है, क्योंकि मैं तो उस वक्त बस इस तरह से था कि काट खाने को दौड़ता था। लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसी आँख दी है कि इन्होंने मेरे अंदर रिकवरी का वो एक छोटी सी चिंगारी को देख लिया था कि इसके अंदर कुछ चिंगारी है, अब उसको हवा देनी है। तो ये खसूसी शफ़क़त फरमाते रहे और बात जो है वो मेरी फैमिली के हाथों से निकल के मेरे और इनके दरमियान आ गई। मेरी फैमिली ने मुझे एक तरह से डिसऑन कर दिया उस वक्त
लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे डिसोन नहीं किया। तो मैं अपनी स्ट्रगल को जारी रख पाया इनके कोऑपरेशन से, इनकी हेल्प से, इनकी सपोर्ट से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस दौरान आप यहाँ पे जैसे 12 स्टेप्स का ज़िक्र यकीनन सुनते होंगे, तो उस ज़माने में भी हम बहुत एक्सटेंसिवली उस पे डॉक्टर साहब के लेक्चर्स लेते थे, बुक्स थी, एग्ज़ाम्स होते थे। उस ज़माने में मुझे याद है कि मैं रिलैप्स तो कर रहा था बार बार, बट आई वॉज ए टॉपर इन दोज एग्ज़ाम्स। जो उस वक्त डॉक्टर साहब जो सारी सिखाते थे, रिकवरी से मुतालिक स्किल्स सिखाते थे, तो मैं उनमें टॉप करता था। ठीक नहीं होता था, तो बहरहाल ठीक होने का टाइम कुछ अरसे के बाद आ ही गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले 27 साल से मैंने कभी कोई स्लीपिंग पिल नहीं ली, मैंने कभी कोई कफ सिरप नहीं लिया। और अभी हाल में ही कोई 1 साल 1.5 साल पहले मैं एक और जानलेवा बीमारी का शिकार हुआ, जिसमें मॉर्फिन की प्रैक्टिस आम है। पेशेंट को पेन के लिए मॉर्फिन के अलावा कोई चीज़ काम नहीं करती और अल्टीमेटली वो लेनी ही पड़ती है। और उस दौरान मैं हॉस्पिटलाइज था, तो जब मैं होश में नहीं था तो मुझे एक शॉट दे दिया गया मॉर्फिन का। ये तकरीबन 8-10 महीने पहले की बात है। और फिर जब मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ, तो फिर उन्होंने 4-6 घंटे बाद दूसरा शॉट दे दिया। दूसरे शॉट पे मुझे एहसास हो गया कि ये कोई नारकोटिक दिया जा रहा है मुझे। मैं उस फीलिंग को बखूबी जानता हूँ। हत्ता कि सेंसिटिविटी का ये आलम है कि मैं पानी पीऊँ या ना पीऊँ, मुझे अपने एहसासात में बड़ा डिफरेंस फील होता है। मैं छोटी छोटी बातों को पूरी तरह फील करता हूँ। और ये भी रिकवरी की एक स्किल के तौर पे सीखा कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है, चाहे वो कितना ही मध्यम है, कितना ही गैर महसूस है, उसके साथ इन टच रहना ज़रूरी है। उसको शऊरी तौर पे महसूस करना ज़रूरी है। तो बहरहाल मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि वो दूसरे शॉट पे मुझे पता चल गया, गो कि हालत अच्छी नहीं थी, शॉट पे पता चल गया कि ये मॉर्फिन है। तो फिर मैंने वहाँ पे जो कंसल्टेंट्स थे उनसे डिस्कस किया, उनसे रिक्वेस्ट की, उनको ये कुछ अपनी हिस्ट्री बताई कि इस तरह से मैं कोई मूड ऑल्टरिंग केमिकल नहीं ले सकता। वो दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और उन्होंने फिर वो मुझे डोज नहीं दी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये आप इसको ले भी लेंगे तो आपको कोई एडिक्शन के हवाले से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए, एक अपने किसी मेडिकल इशू के लिए डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ये दवाई ले रहे हैं तो आपको ये इशू नहीं होगा। फैसला किया कि मैं वो मॉर्फिन की मेडिकल यूज़ के लिए दवाई नहीं लूँगा। और जो भी वो मुझे पेन के एपिसोड्स आते थे, वो पैरासिटामोल या इस तरह की नॉन एडिक्टिव जो सादा दवाई है पेन किलिंग, वो उसके इंजेक्शन के साथ मैं गुजारा कर लेता था और वो वक्त गुजर ही जाता था। और मैंने डॉक्टर साहब से, मुझे याद है कि मैंने सुना था कि जब आप रूहानी तौर पे इतने मजबूत होते हैं, कुछ योगी या कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स या स्पिरिचुअल फॉलोअर्स, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान भी कोई पेन किलिंग कोई दवाई नहीं लेते। और ऐसी अल्लाह ताला की नेक ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंसी में बग़ैर कोई मेडिकल हेल्प लिए वो इस
मरहले से गुज़र जाती हैं। तो बहरहाल हमारा जो प्रोग्राम है 12 स्टेप्स का, वो भी एक रूहानी प्रोग्राम है। तो मेरी प्रैक्टिसेस तो उसके मुताबिक चल ही रही थी ज़िंदगी में। तो मैंने उस तकलीफ़ के लम्हे में भी अपने आप को कुदरत के साथ, अल्लाह के साथ, अपनी हायर पावर के साथ, अपने परवरदिगार के साथ कनेक्ट किया और कॉन्शियस कांटेक्ट किया, कनेक्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी गुज़रता ही रहा और वो इंतहाई तकलीफ़ दे जो एक फ़ेज़ था वो बग़ैर कोई मॉर्फिन या नारकोटिक लिए वो गुज़र गया। तो उसके पीछे मेरी क्या फ़िलॉसफ़ी थी, मेरी क्या सोच थी और क्या इंटेंशन थी। तो मैंने ये फ़ील किया कि ये रिकवरी मेरा एक रोमांस है, ये कोई जबर नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैंने सॉल्व किया है। ये तो एक मेरा रोमांस है और मैं इसको एंजॉय करता हूँ, हर हालत में एंजॉय करता हूँ, सुख में भी, दुख में भी, दर्द में भी, राहत में भी और अलम में भी। और ये रोमांस मुझे अपने आखिरी सांस तक जारी रखना है। बहरहाल ये बीच में से मैंने वो 30 साल या 27 साल स्किप करके फ़ौरन मैं 2020 पे आ गया। ये 25-30 साल का अरसा बेशुमार बहरानों से, बेशुमार अप्स एंड डाउन से लबरेज़ है। उन सब का ज़िक्र तो यहाँ पे इतना वक्त नहीं है हमारे पास इस नशिस्त में, लेकिन एक बात तय है कि जो एडिक्शन से निकलने की स्किल है उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस काबिल किया कि मैं हर चैलेंज को, ज़िंदगी के हर मरहले पे आने वाले हर नए चैलेंज को बहुत खुशसलूबी से हल कर सकूं और उससे ओहदा बरा हो सकूं। 94 में हमें गोल सेटिंग के बारे में बताया गया, अभी शायद आपको भी गोल सेटिंग के बारे में बताया गया होगा। तो अभी मैं हस्पताल में ही था, तो मैंने अपना एक गोल बना लिया कि पाकिस्तान में हमने नारकोटिक्स एनोनिमस की नेटवर्क को कायम करना है और एनए मीटिंग्स का एक नेटवर्क, एक जाल पूरे मुल्क में फैलाना है। ये मेरे पास आज भी लिखा हुआ मौजूद है और उस वक्त भी मुझे याद है कि मैं डॉक्टर साहब के वो जो सेशंस थे वो होते थे बेसिकली स्टाफ के लिए, लेकिन उन्होंने बतौर ख़ास शफ़क़त की मुझ पे और मुझे भी उन सेशंस में बिठाया जो कि वो अपने स्टाफ के साथ और डॉक्टर्स के साथ किया करते थे। तो पहली दफ़ा उन्होंने गोल सेटिंग से मुताल्लिक वो सेशंस किए और उस सेशन में हम दो लोगों ने बिल्कुल इनकी हिदायत के मुताबिक फ़ॉलो किया 100% और अपनी गोल सेटिंग रिटन की। और वो रिटन गोल सेटिंग मेरे पास आज भी मौजूद है। उसकी उस वक्त हमारे शफीक साहब हुआ करते थे सदाकत क्लिनिक में, वो उन्होंने कंपोजिशन की, वो कंपोजिंग करते थे। डॉक्टर साहब जो बुक्स का तर्जमा करते थे या समरीज़ तैयार करते थे या और इस तरह का वो तहकीकी काम उस ज़माने में किया करते थे। तो वो शफीक साहब उसकी सारी कंपोजिंग, अभी इतना ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, ये इंटरनेट भी नहीं था
और बाकी जो इक्विपमेंट है वो भी कोई इतना मॉडर्न नहीं था, तो ये चीज़ें ज़रा डिफ़िकल्ट थी, टाइम टेकिंग थी। तो बहरहाल वो रिसर्च का काम उस ज़माने से जारी है। तो गोल सेटिंग का मैं आपको बता रहा था कि वो गोल सेटिंग में एक गोल था कि हम पाकिस्तान में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ऐसी मीटिंग्स का जाल फैलाएंगे कि जैसे हर गली मोहल्ले में, हर गली की नुक्कड़ पे नशा दस्तयाब है, उसी तरह बहाली भी दस्तयाब हो। जो ठीक होना चाहे, जो मदद लेना चाहे, जो छोड़ना चाहे अपनी एडिक्शन को, उसको भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों जैसे कि करने वाले को अवेलेबल होते हैं। तो उसके लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया, और उस सिलसिले में जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि वो ज़माना ख़त लिखने वाला था, ईमेल वाला नहीं था और मोबाइल फ़ोन वाला भी नहीं था। तो उस ज़माने में ख़त मैं मरी क्लिनिक में था, तो वहाँ से मैं ख़त लिखता था। वो ख़त जाने में 2-3 हफ़्ते लगते थे और फिर उसका जवाब आने में मज़ीद 2-3 हफ़्ते लगते थे। वो चाहे न्यूयॉर्क जा रहा था ख़त, या सिडनी जा रहा था, या मेलबर्न जा रहा था, तो उसमें उसका जवाब आने में 1 महीना लग जाता था। तो हमने जो हमारी वर्ल्ड सर्विस ऑफिस है कैलिफोर्निया में, उस ज़माने में उससे कनेक्ट किया और उसने फिर हमें गाइड किया, हमें बहुत सारा लिटरेचर दिया। और एक दोस्त हमारे जो रिकवरिंग एडिक्ट थे अमेरिका में, वो उन्हीं मेरे लेटर्स को पढ़ के एक दिन पाकिस्तान आ पहुँचे, और मैं उनसे कभी नहीं मिला था, लेकिन वो बहरहाल हमें मिलने पाकिस्तान आए और उनसे हमें मज़ीद गाइडेंस मिली अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका मैं थोड़ा सा तारुफ आपसे कराता चलूँ कि ये एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल और नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें सिर्फ नशे के वो मरीज़ इसका हिस्सा हैं जो इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं, और वो वहाँ पे इसको ना कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ना ही कोई मजहबी फ़ायदा उठाते हैं। और हम अपनी मदद आपके तहत चलते हैं, हम कोई डोनेशंस भी नहीं कबूल करते। हम जो भी काम करते हैं, जो भी मीटिंग्स या सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस, हमारी दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और मैं भी उनमें शरीक होता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की इंटरनेशनल लेवल पे, ये बात है कोई 97-98 की। तो वो जो साहब आए थे अमरीकी, वो हमने उनको अपना पहला डेलीगेट बना के भेजा। उस वक्त वो कॉन्फ्रेंस थी चंडीगढ़ में, इंडिया में। तो हमें तो वीज़ा मिल नहीं सकता था, वीज़े की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी इंडिया के लिए, और वो तो अभी भी हैं, आप जानते हैं। तो बहरहाल आज पाकिस्तान में कराची, सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, यहाँ पे NA की मीटिंग्स की जा रही हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट। मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने तो रिकवरी के लिए हर चीज़ से फ़ायदा उठाया, इस स्पिरिचुअल प्रोग्राम से भी फ़ायदा उठाया और कुरान से भी फ़ायदा उठाया, कुरान को भी अपना रहनुमा बनाया। मैंने NLP से भी बहुत गेन किया, NLP का भी लफ्ज़ अभी यहाँ पे किसी दोस्त ने बोला था। तो ये सारी जो स्किल्स हैं, ये सारी एजुकेशन है, ये रिकवरी के काम आई, और ना सिर्फ रिकवरी के काम आई बल्कि फिर आने वाले दिनों में ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी ये काम आई, ये सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे कारोबार में भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ, अपनी फैमिली को रेज़ करने में इसकी एक मेरे पहले से अंडरस्टैंडिंग थी कि बच्चों को कैसे ग्रूम करना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। क्योंकि मैं अपनी परवरिश में जो खामियां देख रहा था या अपने अंदर जो खामियां देख रहा था,
मेरी कोशिश थी कि मेरे बच्चों में उस तरह से वो चीज़ें पैदा ना हों। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि मैं उसमें कितना कामयाब रहा या कितना नाकाम रहा। मैं बात अपनी करता जा रहा हूँ, लेकिन मीनवाइल आप अगर कोई किसी मुकाम पे मुझे रोकना चाहें, कोई मुझसे सवाल पूछना चाहें या मैं बात क्लियर नहीं कर पाया तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, हम फिर आगे उससे बात शुरू कर देंगे। तो अभी हम पाकिस्तान में जो ये काम कर रहे हैं एनए का, वो आप ही की, मुझे एडिक्शन प्रॉब्लम तो जब से मैंने होश संभाला है तब से ही थी, लेकिन जो हार्डकोर केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल मैंने कोई 13-14 साल की उम्र में शुरू किया था। अप टिल द एज ऑफ 23-24। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छी एज में मुझे इससे बाहर निकलने का मौका दिया अल्लाह ताला ने, और डॉक्टर सदाकत साहब की वसातत से। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये सफ़र जारी रहने वाला सफ़र है। मुझे आज भी हर मूड ऑल्टरिंग केमिकल से परहेज़ करना पड़ता है, और बखुशी, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी कि ये मेरा एक रोमांस है। आई फील गुड अबाउट इट कि मैं कितनी भी तकलीफ़ हो, चाहे कोई मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस लेना मेरे लिए लेजिटिमेट हो जाए, लीगल हो जाए, तो फिर भी मैं नहीं लेना चाहूँगा। मुझे आज कोई ये भी ऑफ़र कर दे कि अब आप कंट्रोल करके कर सकते हैं और अब आपको एडिक्शन नहीं होगी, डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो मैं आपको बताऊं कि क्लीन लाइफ का मज़ा जो है वो किसी भी नशे की हाई से ज़्यादा है। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगा कि आप, ये मैंने बात आपसे सीखी है जो मेरे दिल के अंदर थी, लेकिन मैंने आपके मुंह से सुन के इसको समझा है कि मैंने कोई 1.5-2 साल पहले चाय छोड़ी थी और बड़े लोगों ने मुझे कहा कि तुसी जिद्दा ही पै गो, पी लो चाय, तुहाडा मूड ख़राब रहता है वगैरह वगैरह। तो मेरे दिल में भी एक रोमांस था कि मेरा ख्याल था कि अगर मैं चाय दोबारा पीऊँगा तो वो मेरा रोमांस खो जाएगा। तो जो आप कह रहे हैं मैं उससे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये एक खुशगवार रोमांस है जो कि रिकवरी जिसका नाम है, और नशा एक ऐसा मामला है जो कि इश्क है और सिकनेस है, ये लव हेट है। आप इसको 100 दफ़ा बुरा कहते हैं फिर इसके पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप रिकवरी के पीछे जाते हैं तो आप कभी इसको बुरा नहीं कहते। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये भी जिक्र करता चलूँ कि मैं कोई निकोटीन भी नहीं लेता और कैफ़ीन भी बड़ी लिमिटेड लेता हूँ, 1 या 2 कप चाय, नॉट मोर देन दैट। और निकोटीन की रिकवरी को भी कोई 20-22 साल हो गए हैं। शुरू में थोड़ी सी निकोटीन का यूज़ किया था, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उससे भी सेहतयाबी दे दी। तो बेसिकली आज जो ज़िंदगी है वो भी मोटिवेटिंग फोर्स होगी। आप बता दें कि आपने कितनी बड़ी बीमारी का मुकाबला किया और फिर कामयाब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 1.5 साल पहले मुझे स्टेज 3 कैंसर डायग्नोज हुआ, और उससे पहले भी 3-4 साल से मेरी कैफियत अच्छी नहीं थी। ज़ाहिर है वो स्टेज 3 तक आते आते काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अब मैं अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ, चूँकि अब मेरी कैंसर के बारे में भी नो हाउ काफ़ी ज़्यादा है जैसे एडिक्शन के बारे में है। तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जो एक वेट लॉस का सिम्टम कैंसर में बड़ा इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, वो तकरीबन 17-18 साल से था। मुझे याद है कि 2002-03 में भी लोग मुझे बहुत कहते थे कि आप बड़े वीक हो गए हैं। जो भी 2-4 महीने के बाद मिलता था वो कहता था कि शायद आप कुछ बीमार हैं। तो मैं कहता था कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई ऐसी सच बीमारी नहीं है। ठीक है, फटीग थोड़ी सी रहती थी, लेकिन रिकवरी ने चूँकि वो सब्र
एक सिखाया हुआ था कि सब्र करना है, फटीग हो या कोई और बोर्डम हो या डिप्रेशन हो या किसी तरह की भी और कोई सिम्टम हो तो नॉन मेडिकेटेड तरीके से अपने मसाइल को हल करना है। तो उस ज़माने में मुझे डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि आप को हो सकता है डायबिटीज़ हो, आप डायबिटीज़ का टेस्ट करा लें। तो मैंने डायबिटीज़ का टेस्ट कराया, वो ठीक था, नॉर्मल था। फिर 4-6 महीने गुजर गए, लेकिन लोगों का फीडबैक यही रहा कि आप बड़े वीक नज़र आते हैं और मुसलसल वीक होते जा रहे हैं। फिर दोबारा फास्टिंग में डायबिटीज़ का टेस्ट कराया, तब भी नॉर्मल था। फिर कुछ अरसा गुजर गया, तब मुसलसल वो शिकायत जारी रही ना। मुझे इतना फील नहीं होता था, लेकिन जो मुझसे मिलते थे लोग वो मुझे कहते थे कि आप पहले से बड़े वीक होते जा रहे हैं। फिर एक डॉक्टर साहब ने मुझे एडवाइस किया कि आप थायराइड का टेस्ट कराएं। थायराइड के इम्बैलेंस के साथ भी वेट गेन होता है या वेट लूज़ होता है। तो उस ज़माने में अनमोल हस्पताल में होता था थायराइड का टेस्ट, ये बाकी लेबॉरेटरीज़ इतनी अभी एडवांस नहीं हुई थी, तो वो भी नॉर्मल था। बस उसके बाद फिर मैंने इसके बारे में कुछ वो इन्वेस्टिगेट करना या इसकी परवाह करना छोड़ दी इस मसले की। और बाकी जो सिम्टम्स थे फटीग वगैरह, उसको मैं सोचता था कि शायद ये नॉर्मली सब के साथ होते हैं। और मैं चूँकि एक बड़े हेल्दी लाइफस्टाइल में था जिसमें कोई निकोटीन नहीं थी, जिसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, और मैं रेगुलर वर्कआउट करता था, एक्सरसाइज करता था और स्पिरिचुअली कनेक्टेड था अपनी हायर पावर्स के साथ और अल्लाह ताला के साथ, और मेरा सुकून का एक अच्छा लेवल मेंटेन रहता था। कोई उसमें इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आते थे। मेरे मूड की जो नॉर्मेलिटी है वो वक्त के साथ साथ इतनी अच्छी हो गई कि अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक सुकून की, एक ठहराव की कैफियत में रहता हूँ, और बहुत खुश भी नहीं होता और बहुत गमगीन भी नहीं होता। दुखी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ही नहीं होता। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये होता है कभी थोड़ा बहुत मूड, एनर्जी लेवल डाउन हो गया या एनर्जी लेवल नॉर्मल हो गया, दैट्स इट। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो फिर मैंने चूँकि उसकी इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी और बीच में ये 14-15 साल गुजर गए, और वो हेल्दी लाइफस्टाइल और जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था उसकी वजह से मुझे अंदाज़ा होता है कि कैंसर की ग्रोथ रुक गई या बहुत स्लो हो गई। अगर मैं रिकवरी में ना होता तो शायद मैं ज़िंदगी के इतने साल ना देख पाता। मेरा आइडिया है, अब अल्लाह जानता है इसमें कहाँ तक हकीकत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर की ग्रोथ रुक गई या स्लो हो गई और वो काफ़ी सारे साल एक नॉर्मल लाइफ में गुजर गए। तो अभी 1.5 साल पहले ये डायग्नोज हुआ, फिर ये कोविड भी आ गया और बड़ी टफ़ सिचुएशन हो गई कि डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए और मेरी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। तो समहाउ फिर हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। इस ट्रीटमेंट में काफ़ी, आप जानते होंगे, एक पेनफुल ट्रीटमेंट है, जितनी पेन। बहरहाल उस दौरान कोविड भी हो गया। जब मैं हॉस्पिटलाइज था शौकत खानम में, तो कोविड से भी अल्लाह ताला ने निकाल लिया। और मैं एक और बात आपसे शेयर करता चलूँ कि ज़िंदगी के ये तमाम मराहिल में डॉक्टर सदाकत साहब ने मुझे सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। मैंने जब भी इनसे रहनुमाई मांगी, मैंने जब भी इनसे रब्ता किया, इन्होंने मुझे फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी, मुझे फौरी वक्त दिया और फौरी गाइडेंस दी, चाहे ये कितने ही बिज़ी थे या कहीं पे भी थे। तो इसी तरह इस बीमारी में भी इन्होंने काफ़ी केयर की और ख़ुद से भी मेरा ख्याल रखा। तो मैं इसके लिए इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अदरवाइज़ वो जो एडिक्शन का मामला है वो तो शुक्रगुज़ारी के लिए अल्फाज भी नहीं है, और मेरे ख़्याल में वो शुक्रगुज़ारी हो भी नहीं सकती। वो इतनी बड़ी इनकी इनायत है, इतनी बड़ी इनकी मेहरबानी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली फेस किया।
3 सर्जरीज़ हुई इस दौरान, और क्लोस्टमी भी हो गई। इस वक्त क्लोस्टमी के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इसकी रिवर्सल सर्जरी भी होना भी बाकी है, उसके लिए बहरहाल थोड़ा डिले है, क्योंकि कैंसर की भी रिलैप्स हो जाती है। जैसे आपने रिलैप्स का लफ्ज़ यहाँ पे बड़ा कॉमनली यूज़ होता हुआ देखा या सुना होगा, तो ये टर्मिनोलॉजी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी एज़ इट इज़ यूज़ होती है कि उसकी रीग्रोथ हो जाती है। ट्यूमर रिमूव भी कर दिया जाए तो वो दोबारा से रीग्रो कर सकता है बॉडी के किसी भी पार्ट में। और यही हाल ड्रग एडिक्शन का है कि ये एक दफ़ा आप रिकवरी के प्रोसेस में आ भी गए तो रिलैप्स का प्रोसेस फिर दोबारा से किसी वक्त शुरू हो सकता है। आप या आपका फैमिली मेम्बर वो किसी वक्त भी दोबारा रिलैप्स की ट्रेन पे सवार हो सकता है। अब कैंसर का रिलैप्स तो आप कह लें कि 80% वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो हमारी बॉडी के अंदर है, हमारा उसके ऊपर बस नहीं है। लेकिन जो रिकवरी या ड्रग एडिक्शन का रिलैप्स है वो 80% मेरे ख्याल में 80% से भी ज़्यादा हमारे अपने हाथ में है। हम चाहें तो उस रिलैप्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसका जो मैं भी कई दफ़ा, हालांकि मैं एब्स्टिनेंट रहा हूँ पिछले 27-28 साल में, जैसे मैंने आपसे अभी शेयर किया कि कोई स्लीपिंग पिल एक दफ़ा भी या कोई कफ सिरप एक दफ़ा भी मैंने नहीं लिया। इस दौरान मुझे एस्थमेटिक ट्रबल भी रही और बहुत ज़्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम भी रहा और बहुत कॉन्टीन्यूज़ रहा। मैं अब एक और ज़िक्र चल पड़ा तो मैं कहीं बैठ नहीं पाता था। एक ज़माना ऐसा था कि मुझे इतना नॉन स्टॉप फ्लू रहता था कि मैं किसी अपने क्लाइंट के सामने नहीं बैठ पाता था, किसी से मिल नहीं सकता था, और ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गई थी मेरे लिए। लेकिन तब भी एंटी एलर्जिक दवाई नहीं ली, क्योंकि उसमें सेडेशन होती है और एंटी एलर्जिक दवाई की सेडेशन बहुत ही मामूली सी है। तो मामूली सी भी सेडेशन या मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस, वो भी उससे भी मैंने परहेज़ किया। मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मैं रिलैप्स से बचता रहा। लेकिन मीनवाइल कभी कभी मुझे लगता था कि मैं रिलैप्स की तरफ मेरा रुख हो गया है। रिकवरी की तरफ चलते चलते बाज़ औक़ात लगता था कि जैसे गाड़ी ने जो है ना रुख बदला है रिलैप्स की तरफ। लेकिन चूँकि मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता था, डेली अपने आप को एनालाइज करता था और हर वक्त जो कुछ भी मैं कर रहा होता था या जो कुछ भी मैं फील करता था, जिस कैफियत से गुज़रता था, मैं उसको कॉन्शियसली समझ रहा होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस कैफियत से गुज़र रहा हूँ। तो आगाही हो जाती थी कि मेरी डायरेक्शन राइट है या रॉन्ग है। तो ये चीज़ भी रिलैप्स प्रिवेंशन में मेरे काम आती रही। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आई मेडिटेट वेरी रेगुलरली एंड आई हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट मेडिटेशन ways which I go through, and I like to tell you that I'm not a religious person. Basically I am a spiritual person and I believe in humanity, I believe in the higher power. So this is my basic belief system, and I have changed my belief system. I was a religious person before recovery. In a way I was a religious person. जी, मेरे ख्याल में 100 साल बाद भी नहीं वो ये समझ सकता कि उसकी एडिक्शन ठीक हो गई है या बिल्कुल क्योर हो गई है और अब वो कभी रिलैप्स नहीं होगा। आई हैव लॉट्स ऑफ हायर पावर्स जी। सबसे बड़ी तो हाईएस्ट पावर है वो इस
कायनात का खालिक है। शुरू में मेरा उसके साथ ताल्लुक़ इतना रेगुलर, इतना प्लेजेंट और इतना मज़बूत नहीं था जैसा कि वो वक्त के साथ साथ हुआ। इसके अलावा मेरी हायर पावर्स में मुझे जो भी शख्स मिला, जो भी किताब मिली और जो भी स्किल मिली जिसमें मुझे महसूस हुआ कि कोई हेल्थ का बेनिफिट है, कोई ग्रूमिंग का बेनिफिट है, कोई इम्प्रूवमेंट का रूम है, तो मैंने उसको अपनी हायर पावर ही समझा। लेकिन मैंने हायर पावर समझने में पहले 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया, यानी अपनी हायर पावर के डिसीजंस के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारी। क्योंकि मैंने ये सीखा था डॉक्टर साहब से कि नशा छोड़ने के बाद जजमेंट जो है वो मेरी जजमेंट पहले 2-4 साल तो बहुत ही सिक रहेगी, क्योंकि मेरा माइंड इतनी जल्दी हील नहीं होगा, मेरी रिकवरी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मुझे अपने आप को बदलते बदलते बदलना होगा। जो अपने आप को बदलने का अमल है ये कोई चश्मे ज़दन में या ओवर द नाइट नहीं हो सकता। और मैं ये भी आपसे ज़िक्र करता हूँ कि ये जो मौजूदा मुझे एक चैलेंज को फेस करना पड़ा, इसने मेरे अंदर तब्दीली की एक और लेयर को उतारा। तब्दीली भी किसी ऐसी चीज़ का नाम नहीं है जो एक दफ़ा आ जाए तो उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं है। इस तजर्बे ने मुझे मज़ीद तब्दील किया। पहले जो मैं समझता था कि मैं तब्दील हो गया हूँ, लेकिन मुझे अब पता चला कि अब तब्दीली की एक और लेयर भी उतर गई है। तो हायर पावर्स तो जितनी ज़्यादा हों उतना ही अच्छा है, आई बिलीव इट।